हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सारा इम्पॉर्टेंट थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 का ये वीडियो बनाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्टूडेंट समझना पड़ेगा चैप्टर के बारे में कि भैया चैप्टर किसके बारे में है। तो चैप्टर आपका है राजा, किसान और नगर। यानी इसमें 3 मुख्य किरदार हैं, राजा हैं, किसान हैं और नगर हैं। तो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन का अर्थ होता है आरंभिक राज्य और उसकी अर्थव्यवस्थाएं। यानी किस राज्य की कौन सा अर्थव्यवस्था है, वहाँ की कौन कौन सी नगरें डेवलप हैं, वहाँ का अर्थव्यवस्था यानी किस प्रकार से चलता है, किसान लोग किस प्रकार से हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। इसका क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो लगभग यानी आपका हिस्ट्री में क्या होता है, सारी चीज़ें ऐतिहासिक बताई जाती हैं। तो 1500 वर्षों के दीर्घ अंतराल में भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में क्या है, अनेक प्रकार की विकास हुए। उदाहरण स्वरूप क्या है राजधर्म की नवीन अवधारणा, वर्गों का उदय, नगरों का उद्भव, ऋग्वेद का लेखन, रजवाड़ों का विकास इत्यादि। भारत ढक्कन पठार एवं कर्नाटक जैसी कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई थी। इसी को राजा, किसान और नगर के रूप में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में जाते हैं। और ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन में आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है, पहला जो टॉपिक है आपका स्टूडेंट देखिए क्या है, प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। क्या है, जो प्रारंभिक राज्य और 16 महाजनपद है, तो इसके बारे में थोड़ा हम आपको पढ़कर बता दें क्या है। देखिए, 6ठी शताब्दी क्या है, 6ठी शताब्दी यानी ईसा पूर्व। यहाँ पर आपका जो सारा 600 वर्षों के ईसा पूर्व में ही लगेगा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक लोहे की खोज एवं उसका व्यापक प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। यानी लोहा का जो खोज यहाँ पर हो चुका था, उसका व्यापक प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। साथ ही ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। यानी जो ब्राह्मण थे वो एक क्या है, भाषा का रचना किया, जो कि संस्कृत भाषा में क्या जाता है, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की क्या है, रचना प्रारंभ कर दी। आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों को वर्णन मिलता है। 16 जो आपका क्या है, महाजनपद में वर्णन मिलता है। महाजनपद में क्या आ जाता है, 16 महाजनपद में इसका वर्णन होता है। देखिए, वाज्य, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, मधार एवं अवित महत्वपूर्ण थे। 16 महाजनपदों में से कुछ गणराज्य एवं कुछ राज्य तंत्र थे। तो ये प्रारंभिक 16 महाजनपद का थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि इस प्रकार से इनका क्या रहता है, 16 महाजनपद था। और प्रारंभ में जो ब्राह्मणों हैं वो धर्मशास्त्र नामक एक ग्रंथ की क्या है, रचना प्रारंभ कर दी गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपका बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है कि धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की जो रचना हुई थी प्रारंभ में किसने की थी, तो ब्राह्मणों ने की थी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए थोड़ा क्या इंट्रोडक्शन, इसका एक दूसरा हमारा क्या जाता है, टॉपिक आ जाता है दूसरा, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद। तो मगध बेसिकली होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। मगध की जो स्थापना हुई थी, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो मगध की स्थापना हुई थी और जो जिन्होंने किया था उनका नाम था बृहद्रथ। क्या है, बृहद्रथ ने की थी। उनके बाद जब उनका जरासंध ये शासक थे, यानी उसके बाद में जो उस क्या है, मगध के जो शासक थे, कौन थे, जरासंध नामक का यह शासक रहा जो मगध है। तो मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद में क्यों आता है, 16 महाजनपदों में। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। देखिए, 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। यह क्षेत्र आधुनिक बिहार राज्य के अस्तित्व में था। क्या है, जो ये क्षेत्र था ये बिहार के राज्य में अस्तित्व में था। मगध के शक्तिशाली होने का कारण क्या है, जो मगध था ये इतना शक्तिशाली होने का कारण कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। तो देखिए, पहला जो आपका पॉइंट है, मगध की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। यानी जो वहाँ की भूमि थी, यानी जो खेती करने के लिए जो भी सारी चीज़ें ज़मीनी थी वो अत्यधिक उपजाऊ थी। यानी जो भी चीज़ें लगाते या जो भी चीज़ें हम बोते या उगाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर उपजाऊ थी। वहाँ की मिट्टी जो थी सारी चीज़ों को बहुत ढंग से यानी उपजाऊ बनाती थी। तो उपजाऊ थी ये सारी चीज़ें, मगध की जो धरती है। और इसके बाद में देखिए, इसी क्षेत्र में अनेक लोहे की खानें की थी।
क्या है, अनेक जो लोहा का खान है यानी लोहा बनाने का खान या लोहा की खानें भी थी। इससे अस्त्र शस्त्र एवं कृषि उपकरण निर्मित होते थे। अस्त्र शस्त्र यानी जो लड़ाई के लिए काम आते हैं अस्त्र शस्त्र उनका, और कृषि उपकरण यानी कृषि के हेतु यानी जोतने के लिए, खोदने के लिए। तो जो भी सारी चीज़ें जैसे फावड़ा हम एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं, फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हो गई ये लोहे से ही निर्मित होती हैं, लोहे से ही बनाई जाती थी। तो मगध आपका जब पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि मगध जो अधिक जो सर्वाधिक है ये क्यों है, तो 2 कारण यदि आपको आ गया तो 2 कारण यही लिख देंगे तो आपका कितना नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो आप इतना ही लिख देंगे तो 3 नंबर आपका कंफर्म है। तो मगध जो सर्वाधिक कितना शक्तिशाली है ये भी आपको मैंने बता दिया। और ये भी बोर्ड एग्जाम में आपका बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा। बेसिकली क्या पूछा जाएगा कि मगध की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा वृद्धरथ ने की थी। उसके बाद में जरासंध नामक एक शासक था, उसने के बाद में यानी उनके काल में इतना हुआ, उसके बाद में वो उस पर राज करने लगा, यानी मगध पर राज करने लगा क्या है, जरासंध नाम का एक शासक। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या जाता है। देखिए जो आपका ये चैप्टर है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, याद रखिएगा। अब हमारा आ जाता है मौर्य साम्राज्य। इसी में आपका सारा चीज़ आएगा, क्योंकि जो राजा, किसान और नगर, यानी राजा कौन है भैया, राजा के बारे में बताया गया है, किसान के बारे में बताया गया है और नगर के बारे में बताया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में क्या जाता है, ये भी हमारा एक टॉपिक ही समझ लीजिए, टॉपिक ही है। देखिए पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट के थ्रू, पॉइंट के हिसाब से भी आप बोर्ड एग्जाम में देंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। पॉइंट के हिसाब से कहने का तात्पर्य हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखते हैं, चाहे जो भी कॉपी है, हिस्ट्री को हो, जियोग्राफी का हो, सोशियोलॉजी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, तो आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप बात कीजिए इसकी। देखिए मगध की विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य। अब इसको समझिए क्या है, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इसकी स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कौन किया था भैया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बोर्ड एग्जाम में इसमें भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि भैया मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कितने ईस्वी में हुई थी, ये भी आपका पूछा जाएगा। तो कितने, 321 ईसा पूर्व में लगभग में हुई थी, और किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो पहला पॉइंट ये हो गया मौर्य साम्राज्य का। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, मौर्य साम्राज्य में 5 क्या है राजनीतिक इकाइयाँ थी, जिनमें केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र जो कि बिहार के उसमें कोई ज़िले में स्थित है, राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त 4 क्या है 4 प्रांतीय राजधानियाँ शामिल थी। प्रांतीय राजधानियाँ तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में फ़िलहाल स्थित है, उज्जैन महाराष्ट्र में, तौशील एवं सुवर्णगिरी ये भी आपका उड़ीसा में आ जाता है शायद। तो ये सारी चीज़ें जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आती हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे, कितने में किया था, 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक इकाइयाँ हैं, और जिनमें केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये आपको याद रखनी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है, कौन सा क्या है, कौन सा इकाई है, किसके द्वारा कौन से साम्राज्य के द्वारा है, तो ये आपका पाटलिपुत्र आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था किस प्रकार से था, यानी किसका, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, इनका जो शासन व्यवस्था था वो किस प्रकार से था, इसको भी हमें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट। तो देखिए मौर्य प्रशासन को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। जो हमारा मौर्य प्रशासन है इसको निम्नलिखित प्रकार से क्या है समझा जा सकता है, या समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो में देखिए सबसे पहले कुछ पॉइंट के थ्रू हम आपको बताएंगे ताकि सारी चीज़ें आपको डिक्लियर रहे, ये आपको याद रखना है। जैसे पहला आपका क्या है, केंद्रीय प्रशासन। अब भैया केंद्रीय प्रशासन क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता दूँ ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हुई। तो देखिए जो केंद्रीय प्रशासन है इसके अंदर क्या आ जाता है कि मौर्य क्या है, मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली है, जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वो कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका एवं नगर पालिका का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख क्या है, शिलालेख के मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या केंद्रीय जो प्रशासन होता था वहाँ का राजा होता था। दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। अब इसमें क्या आ जाता है भैया, इसको भी हम समझ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में 5 बड़े प्रांतों में से विभाजित था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तौशील तथा प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
प्रांतगिरी राज्य के परिवार के लोगों में नियुक्त किए गए कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे, जिसको प्रांतीय क्या कहलाता, प्रशासन कहलाता था। तो यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी आ गया विस्तृत उत्तर ये, जो कि 10 नंबर का होता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा कि भैया स्थानीय प्रशासन क्या है, प्रांतीय क्या है, केंद्रीय क्या है। उसके बाद में देखिए स्थानीय प्रशासन आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाता है, गाँव और जिले का प्रशासन, यानी गाँव का और जिले का प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर था। गोप और स्थानिक इससे जुड़े अधिकारी थे। स्थानिक युक्त रज्जुक प्रादेशिक एवं समाहर्ता बढ़ते हुए क्रम में अधिकारी थे। अशोक के अभिलेखों के प्रतिवेदक नामक अधिकार, अभिलेख क्या होता है बेसिकली, यानी जो मूर्तियाँ होती हैं, अभिलेख जो होता है, अभिलेख उसके बाद में दो आ जाते हैं, अभिलेख और अभिलेखों। तो अभिलेख जो आपका आता है, यानी जो मूर्तियों में जो भी नाम होता था, जो भी सारी चीज़ें छपी होती थी, दीवारों में जो भी छपी हुई चीज़ें होती थी, तो उसको हम अभिलेख कहते हैं। स्थानीय प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन भी आप अपने हिसाब से, कि जो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। जो मेगास्थनीज है सभी को पता होगा भैया मेगास्थनीज कौन है। उसके बाद में हमारा सैन्य प्रशासन आ जाता है। अब ये क्या होता है सैन्य प्रशासन, इसको भी समझ लीजिए। कौटिल्य ने क्या है, जो कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया है। पुश्तैनी सेना, किराए क्या है, पुश्तैनी सेना क्या है, किराए की सेना तथा नगर पालिका से संबंधित सेना। उसके बाद में देखिए विभाग का सबसे बड़ी अधिकारी सेनापति तथा युद्ध सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता है क्या, सैन्य प्रशासन। गुप्तचर व्यवस्था भैया, देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था था ये 8 भागों में बांटा गया है। 8 प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब गुप्तचर व्यवस्था क्या है, इसको भी देखिए। गुप्तचरों को गृह पुरुष तथा इसके क्या है, गृह पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्व क्या है, सर्व महात्मा कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, संस्था जो संगठित होकर कार्य करता है तथा संचरा जो धुमक्कड़ थे। वैसे गुप्तचर जो शत्रु राज्य में मिल जाते हैं, कौटिल्य ने उन्हें उभय वेतन कहा है। तो ये गुप्तचर व्यवस्था है। 7वां हमारा जाता है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में क्या है कि मौर्य काल में दिवाली न्यायालय, धर्मस्थलीय और फौजदारी न्यायालय क्या है, कटकशोधन कहलाता है। धर्मस्थलीय न्यायालय को धर्मस्थ था व्यवहारिक कहा जाता था। तो ये न्याय प्रशासन आ जाता है। 8वां हमारा आ जाता है राजस्व प्रशासन। अब ये क्या होता है इसको समझिए। कौटिल्य ने राजस्व को 7 स्रोतों का वर्णन किया है। राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रित था। कृषि योग्य भूमि का उपज एवं चौथाई क्या है, जो इसका 1/4 इसमें आप देख सकते हैं 1/4 और 6ठा भाग 1.6 भाग। तो ये राजस्व का लगान रूप से वसूली किया जाता था, जो कि क्या है 1.4 क्या है, चौथाई तथा 6ठा भाग 1.6 भू का लगान के रूप में क्या है वसूली किया जाता था राजस्व प्रशासन में। तो ये 8 प्रकार से है। यदि आपका यही अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाए तो आपको भैया इन 8 प्रकार के बारे में आपको इस प्रकार से लिख देना है। 3 या 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य शासन का व्यवस्था है जो आपको इस प्रकार से दिया गया है। इसको हमने बता दिया कि क्या क्या होता है। थोड़ा थोड़ा यदि आपका आ गया विस्तृत उत्तरीय तो आपको लिखना पड़ेगा। ये भी समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या जाता है। देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला जाता है सम्राट अशोक। हमने चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य कितने कौन है इसके बारे में हम पढ़ा। लेकिन अब हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। भैया सम्राट अशोक कौन है, इसका सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर सारी चीज़ें हम देखेंगे इससे रिलेटेड। देखिए अशोक द्वितीय मौर्य शासक बिंदुसार के पुत्र थे। क्या कौन है भैया, जो बिंदुसार के पुत्र कौन है, अशोक। बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक के पुत्र। इन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। राष्ट्रीय एकता व साम्राज्य क्या है को अखंड बनाने के लिए अशोक द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। जो अशोक हैं कौन है, सम्राट अशोक जो बिंदुसार के पुत्र हैं, इन्होंने 268 और 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक क्या क्या शासन किया था। और राष्ट्रीय एकता व साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए अशोक द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। अब देखिए अशोक का धम्म। अब धम्म में क्या होता है भैया, अशोक का धम्म क्या होता है इसके लिए, यानी जो है स्त्रियों का इज्जत करना और पढ़ाना लिखाना, सारी चीज़ें जो भी व्यवस्थाएं जो भी गांव से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड हैं, पढ़ाना लिखाना, इज्जत, औरतों की इज्जत करना, तो ये अशोक के धम्म में सिखाया जाता था। तो देखिए क्या है, पॉइंट के थ्रू है।
देखिए, अशोक ने अपने साम्राज्य, क्या है, जो अशोक हैं, सम्राट अशोक, अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए धम्म यानी ब्रैकेट में नैतिक उत्थान, जो नैतिक उत्थान है, जैसा कि हमने बताया आपको कि इज्जत करना चाहिए, औरतों को इज्जत करना चाहिए, बच्चों को नेक काम सिखाना चाहिए, तो उसी के बारे में नैतिक उत्थान संबंधी बौद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रचार भी अपने साम्राज्य में किया। उसके बाद में देखिए क्या है, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। तो यदि आ गया कि अशोक का धम्म लिखिए, इसका परिभाषा दीजिए, तो 2 पॉइंट में आप दे सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अशोक का धम्म को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपको थोड़ा आंसर इसको देना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा क्या जाता है, इसमें देखिए अशोक के अभिलेख, हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सम्राट अशोक के बारे में। अब अशोक के अभिलेख क्या होता है, अभिलेख जैसा कि हमने आपको बताया, जो भी दीवार होती थी, जो भी पेंटिंग होती थी, जो भी मूर्तियाँ में होती हैं, मूर्तियों में क्या होता था, जो भी लिखा होता था दीवारों पर, उसी को हम अभिलेख कहते हैं। देखिए, सम्राट अशोक के अभिलेखों, अब ये भैया अभिलेख आ गया, वो अभिलेखों है, अभिलेखों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, जो महत्वपूर्ण स्थान है अभिलेखों में भारतीय इतिहास के। इन अभिलेखों की सहायता से प्राचीन काल के एक गौरव, क्या है, प्राचीन काल के एक गौरवशाली साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है, तथा साथ ही शासक के रूप में सम्राट, क्या है, शासक के रूप में सम्राट अशोक की उदात्त विचारधारा भी पता भी चलता है कि किस प्रकार से अभिलेख जो सम्राट अशोक थे, इनके अभिलेखों का जो भारतीय इतिहास पर किस प्रकार से इसका स्थान था, किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई। तो सहायता में प्राचीन काल में जो एक गौरवपूर्ण साम्राज्य के रूप में सम्राट अशोक का वो साम्राज्य आता था, इतिहास के पता चलता है कि साथ साथ शासन के रूप में अशोक का उदात्त विचारधारा भी पता चलता है। तो ये अशोक के अभिलेख के बारे में थे। इसको भी हमने बता दिया कि सम्राट अशोक कौन है भैया, बिंदुसार के पुत्र हैं। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आता है आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो ये आपको समझना पड़ेगा। कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक इन्होंने क्या है शासन किया, तो 268 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक इन्होंने क्या है शासन किया था। ये आपको याद रखना। अशोक का धम्म के बारे में, अशोक के अभिलेख के बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट आ गया है टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौर्यकालीन कला व स्थापत्य कला। क्या होता है भैया, मौर्यकालीन कला व स्थापत्य कला, ये क्या होता है, इसको पहले समझिए, इसका पहले परिभाषा देखिए, उसके बाद में पॉइंट हिसाब से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, मौर्य शासकों ने कला के विकास में, क्या है, जो मौर्य के शासकों ने कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। क्या है, यहाँ पर कला की बात हो रही, तो भैया मैं बता दूँ, जो आर्किटेक्चर, यहाँ पर कला का बात हो रहा है, तो जैसे कि मौर्य शासकों ने जो कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, यानी जो कला के क्षेत्र में जो भी सारी चीज़ें होती थी, उनके क्षेत्र में विकास यानी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कुछ पॉइंट के हिसाब से समझिए, जैसा कि पहला पॉइंट है आपका स्थापत्य कला अथवा भवन निर्माण कला। अब इसमें क्या आ जाता है, कई भवनों का निर्माण हुआ, अधिकांश मौर्यकालीन भवन लकड़ी के बने हुए थे। यानी यहाँ पर क्या हुआ, जो इनके का मौर्यकालीन कला के स्थापत्य में इनका जो शासन आया, तब काफ़ी जो भव्य भवन निर्माण थे वो काफ़ी लकड़ी से बने, और भवनों का निर्माण अधिकांश मौर्यकालीन भवन के लकड़ी से ही बने हुए थे। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा आपका आता है वास्तुकला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर। अब जिसको देखिए क्या है, मौर्य काल में पत्थरों को तराश कर, क्या है, जो पत्थर होते थे मौर्य काल में, तराश कर बहुत ही सुंदर स्तंभों, मूर्तियाँ, गुफाओं, क्या है, गुफाएं बनाई जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, स्तंभों का निर्माण होता था। तो आदि का निर्माण किया गया। अशोक स्तंभ मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने में से एक है। जो अशोक का क्या है, अशोक स्तंभ जो है, ये मौर्यकालीन कला की क्या है, उत्कृष्ट नमूने हैं, यानी उस कला के नमूने हैं में से एक है। स्तंभों में सारनाथ का स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किसमें, जो सारनाथ का स्तंभ है मौर्यकालीन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही है। क्या है, यही एक कला है, यही एक स्तंभ है जो कि मौर्यकालीन में सारनाथ का सबसे प्रसिद्ध। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि जो मौर्यकालीन में सबसे प्रसिद्ध जो स्तंभ है वो कौन है, तो भैया सारनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए मूर्तिकला। अब मूर्तिकला क्या होता है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा पढ़ाकर बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए, इस काल में मूर्तिकला क्या है, जो इस काल में मूर्तिकला का काफ़ी विकास हुआ। इसी समय यक्षिणाओं
देवी देवताओं, पशु पक्षियों, गंधर्वों आदि की प्रतिमाएं बनाई गई। यानी जो पत्थर होते थे मौर्यकालीन में, जो पत्थर होते थे बेसिकली क्या होते थे, इसमें काफ़ी चीज़ें जो मूर्तिकला बनाई जाती थी, यानी मूर्ति बनाई जाती थी देवी देवताओं, पक्षियों, गंधर्वों आदि जो भगवान थे प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। इसमें क्या है, इसमें जो है दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है, जो कि मूर्तिकला में बनाई, जो दीदारगंज को, जो कि बिहार के रूप में, शायद बिहार की कोई ज़िला है दीदारगंज, उसके कोई ज़िले के गांव के अंदर दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्तियाँ क्या है, जो यक्षिणी की मूर्ति है बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है। तो ये मौर्यकालीन का स्थापत्य कला है। यदि आपका पूछ लिया गया लॉन्ग क्वेश्चन में शायद पूछा जाएगा, तो आपको थोड़ा इसी के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। कौन सा चैप्टर है? राजा, किसान और नगर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी से भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या जाता है। देखिए अगला भी हमारा मौर्यकालीन से ही स्थित है। देखिए मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक महत्ता क्या है, जो मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक महत्व, यानी ऐतिहासिक चीज़ें क्या है, ऐतिहासिक चीज़ों पर महत्व किसने दिया मौर्य साम्राज्य में, वो हम सबसे पहले समझते हैं, फिर सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। देखिए ये इससे ही ये याद रखिएगा, जो हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इससे भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप तैयार कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। PDF आपको मैं दे दूंगा। यदि आप PDF चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए, हमें मैसेज कीजिए। मैसेज करेंगे तो आपको हम बड़ी ही आसानी से PDF प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आप आराम से सारी चीज़ें को याद कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए क्या है मौर्य साम्राज्य की जो ऐतिहासिक महत्व है, इसमें देखिए 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने जब भारत के आरंभिक इतिहास की रचना प्रारंभ की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। क्या है? इतिहास का एक क्या है, प्रमुख काल माना गया मौर्य साम्राज्य में। प्रस्तर मूर्तियां सहित अन्य ऐसे स्रोत भी थे जिनसे मौर्य साम्राज्य क्या है, जिनसे मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक महत्ता पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है। मौर्य साम्राज्य में 150 यानी 150 वर्षों तक सत्ता में रहा। जो मौर्य साम्राज्य है किसके रूप में, पूर्ण रूप में स्पष्ट रूप से जो मौर्य साम्राज्य है 150 वर्षों तक क्या है, सत्ता में रहा। मौर्य साम्राज्य का ही शासन चला है। उसके बाद में देखिए क्या है, पॉइंट के हिसाब से लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जिस प्रकार से परिभाषा के हिसाब से जब भी पॉइंट आता है तो वो समझना पड़ता है। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना में से क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से एक नए युग का आरंभ हुआ। इससे पूर्व का भारतीय इतिहास क्या है, प्रकाशमान हो गया। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इससे क्या है, जो एक नए युग का आरंभ हुआ, इससे पूर्व का भारतीय इतिहास क्या है, प्रकाशमान हो गया, प्रकाशमान हो गया। देखिए मौर्य साम्राज्य भारत में स्थापित पहला सर्वाधिक विशाल साम्राज्य है। जो भारत में सबसे स्थापित जो साम्राज्य है, सर्वाधिक जो विशाल साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है। और बोर्ड एग्जाम में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में भी पूछा था, कितने ईस्वी में हुआ था, तो हमने आपको आगे ही बता दिया था कि कितने ईस्वी में हुआ था। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, राजा, किसान और नगर। उसका चैप्टर का जो टॉपिक आ जाता है राजधर्म की नवीन अवधारणा। जो राजधर्म है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है राजा, भैया, किसान और नगर, राजा, किसान और नगर, तो उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स बनेंगे। उसके बाद में हेडिंग्स बनेंगे, फिर पॉइंट्स बनेंगे। तो सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, इन्हीं से आपका सारा प्रश्न बनता है। तो जो राजधर्म की नवीन अवधारणा है, ये क्या होता है, सबसे पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। देखिए 6ठी सदी ईसा पूर्व से क्या है, 6ठी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईस्वी तक के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राजवंशों का उदय हुआ। जो अनेक राजवंश हैं, इनमें उदय क्या हुआ, राजधर्म के नवीन अवधारणा में इनका उदय हुआ। बेसिकली राजधर्म में समझते हैं हम पॉइंट के थ्रू, हेडिंग के थ्रू। हेडिंग क्या है आपका, दक्षिण के राजा और सरदार। जैसा कि राजधर्म और नवीन अवधारणा है, तो हेडिंग क्या बना है कि दक्षिण के राजा और सरदार। इसका पहला पॉइंट देखिए, इस काल में सुदूर दक्षिण में स्थित तमिलकम क्षेत्र क्या है, इस काल में जो सुदूर दक्षिण में स्थित तमिलकम क्षेत्र, ब्रैकेट में आपका है आधुनिक तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश। उसके बाद में देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश में चोर एवं पांडे जैसे क्या है, चोर एवं पांडे जैसे सरदारियों का उदय हुआ।
कई सरदारों और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व एकत्र करते थे। क्या है, राजस्व में एकत्र करते थे, जो कि किसमें है, दक्षिण और राजा के सरदार में। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, प्राचीन काल के तमिल संगम, जो प्राचीन काल का तमिल संगम ग्रंथों में सरदारों का उल्लेख करने वाली कविताएं शामिल है। जो सरदार का उल्लेख करते थे, राज्य और सरदार, देखिए क्या है, दक्षिण राजा और सरदार के बारे में है। तो इनका क्या होता था, तमिल संगम ग्रंथों में सरदारों का क्या हुआ था, उल्लेख किया जाता था, इनकी कविताएं का शामिल थी। अब उसके बाद में देखिए हमारा दूसरा हेडिंग आ जाता है देवीय राजा। अब भैया देवीय राजा क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं, फिर सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे ताकि सारा चीज़ें आपका सारा डाउट क्लियर रहे। इसका देखिए पॉइंट के थ्रू है, लगभग प्रथम सदी, क्या है, जो आपका प्रथम सदी है, प्रथम सदी ईसा पूर्व में प्रथम सदी तक शासन अपनी स्थिति को उच्च बनाने के लिए स्वयं को विभिन्न देवी देवताओं से जोड़ते थे। इसका उल्लेखनीय उदाहरण कुषाण शासक था। क्या है, जो कुषाण शासक है, इसका एक उदाहरण था कुषाण शासक, जो था क्या है, प्रथम सदी से ईसा पूर्व तक, क्या है, ईसा पूर्व तक उच्च, क्या है, अपनी स्थिति को, अपने जो जहाँ पर वो लोग रहते थे, क्या पर लोग रहते थे, वहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य में लोग रहते थे, तो अपने स्थिति को सुधारने के लिए, क्या है, स्थिति को उच्च बनाने के लिए स्वयं को विभिन्न देवी देवताओं, यानी कई सारी देवी देवताओं से जोड़ते थे। इसका उल्लेखनीय उदाहरण जो है, उदाहरण जब पूछा जाए तो कुषाण शासक था, जो कि आप समझ सकते हैं देवी राजा के बारे में। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, चौथी शताब्दी ईस्वी में, क्या है, चौथी शताब्दी ईस्वी में अस्तित्व में आए गुप्त साम्राज्य, क्या है, के अनेक शासन भी स्वयं को देवतुल्य बताते हैं। क्या है, देवतुल्य बताते हैं। समुद्रगुप्त की पर्याय परिस्थिति, क्या है, जो पर्याय परिस्थिति में उसे कुबेर, वरुण, इंद्र व यम के समान बताया गया। यम के समान क्या है, बताया गया। तो ये देवी राजाओं हैं, और इसका एक मुख्य उदाहरण कुषाण आपका हो जाएगा। यदि आपका देवी राजा के बारे में पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक स्थिति में देवी राजा का स्पष्ट वर्णन कीजिए, तो आपको इन्हीं 2 पॉइंट के थ्रू आपको बताना रहेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं। आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारी चीज़ों को आप कवर करें। लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा, आपके साथ उनका भी भला हो। देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट, वो क्या आ जाता है, ग्रामीण, ब्रैकेट में आप समझ सकते हैं देहात क्षेत्रों में परिवर्तन। यानी जो ग्रामीण के जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण जो जहाँ के लोग होते हैं, उनका क्षेत्रों में, यानी उनके जो गांव तथा विकास हैं, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन किस तरह से आया, उसको आइए हम समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट आपका आ जाता है इसके पॉइंट के हेडिंग में, ये हेडिंग है हमारा इस पॉइंट का। देखिए राजा और प्रजा ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से कार्य करते थे, इनका परिवर्तन किस तरह से हुआ। देखिए शासक वर्ग एवं आम जनता के मध्य, जो शासक वर्ग एवं आम जनता के मध्य के संबंध अच्छे नहीं रहते थे, क्योंकि शासक वर्ग कृषकों व जनसाधारण से बड़े बड़े, क्या है, करों की मांग करते थे, बड़े बड़े जो है मजदूरी की मांग करते थे। मजदूरी कहने का तात्पर्य है, यानी जो भी मजदूर, जैसे टैक्स दिया जाता था, वहाँ पर भी टैक्स दिया जाता था। यहाँ पर आधुनिक तरीका आ गया, डिजिटल ज़माना, जिसमें टैक्स जीएसटी के रूप में दिया जाता था। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी टैक्स दिया जाता, जो भी काम करता था उसका टैक्स आपका देना पड़ता था। तो वहाँ पर जनता के मध्य जो संबंध अच्छे नहीं रहते थे, क्योंकि शासक वर्ग कृषकों व जो जनसाधारण थे बड़े बड़े करों की मांग करते थे। तो ये राजा और प्रजा के बारे में हो गया, जो कि ग्रामीण देहात क्षेत्रों में परिवर्तन है। अब इसका पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए, कृषि उपज बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। किसमें, जो कृषि उपज है इसके बढ़ाने के लिए जो किए गए ग्रामीण देहातों में प्रयास, वो क्या है, इसको समझिए। देखिए पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, उपज बढ़ाने का प्रमुख माध्यम हल का प्रचलन था। क्या है, हल का प्रचलन था। यही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अथवा 600 से, क्या है, 600 ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्र फैला गया है। क्या, जो उर्वरक कछारी क्षेत्रों में फैल गया है, क्या है, उपज घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्रों में फैल गया, गंगा और कावेरी के कितने में, 600 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, सिंचाई के लिए कुओं, नगरों व जलाशय आदि
की भी क्या है, जो जलाशय आदि की भी व्यवस्था की जाने लगी थी, जिसने कृषकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट, सबसे समझिए कि जो सिंचाई के कुओं, यानी जो वहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य में होता था, जो मौर्य कालीन के साम्राज्य में सिंचाई के कुओं, नगरों व जलाशय आदि की भी व्यवस्था की जाने लगी थी, जिसके कृषकों विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंचाई की व्यवस्था कुओं, नहरों तथा जलाशय का, तो इसमें जो किसान की खेती होती थी काफ़ी अच्छी सी होती थी और किसानों की खेती में भी विकास होने लगा। तो ये आपका कृषि उपज बढ़ाने के लिए किए गए जो प्रयास थे, 2 प्रयास निम्नलिखित थे, जो हमने पॉइंट के थ्रू आपको बता दिया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए संभ्रांत वर्ग और भूमिदान, ये क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि संभ्रांत वर्ग क्या होता है बेसिकली। तो संभ्रांत वर्ग में बेसिकली होता क्या है कि किसी समाज या समुदाय में उसे छोटे गुट को कहते हैं, क्या है, संभ्रांत जो होते हैं किसी समाज या किसी समुदाय के उस छोटे गुट को कहते हैं जो अपनी क्या है संख्या को कहीं ना कहीं ज़्यादा धन के व राजनीतिक शक्ति का प्रभाव पड़ता है, इसी को हम संभ्रांत वर्ग के रूप में जानते हैं। संभ्रांत वर्ग और भूमिदान के बारे में पूछा गया है, तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए इसका परिभाषा देखिए क्या है। भूमिदान के प्रमाण ईस्वी की आरंभिक शताब्दियाँ, जो क्या है भूमिदान के प्रारंभिक ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से मिलते हैं। यदि आप स्टूडेंट अभी तक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट सकते हैं, उसके बाद में आप याद कर लीजिए, क्योंकि याद करेंगे और इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शायद बनेगा बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। हाँ बनेगा, इसी से बनेगा। और पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है शिवम स्टडी नॉलेज। इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे आपको हमारा पेज दिख जाएगा, जाइए फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप हमें कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे कि सर आप हमें हिस्ट्री का चैप्टर 2 का आप हमें नोट्स दे दीजिए। हम आपको नोट्स दे देंगे, फ्री में दे देंगे, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। हम फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में मेहनत करते हैं आपके लिए कहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो स्टूडेंट आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक का क्वेश्चन है। देखिए आरंभिक शताब्दियों में मिलते हैं, इनको संस्कृत, तेलुगु आदि क्या है भाषाओं में उत्कीर्ण कराया गया था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। क्या है, जो ब्राह्मण थे वहाँ उस समय के किसमें अभ्रांत के जो उस समय के ब्राह्मण थे, उन्हों को क्या है दान दी गई भूमि को अग्रसर कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए पॉइंट इसमें देखिए क्या है, भूमिदान के साथ साथ उस भूमि में स्थित उस भूमि में स्थित गांव के प्रशासनिक व कर संबंधी अधिकार भी हस्तांतरित कर दिए जाते थे। दूसरा देखिए क्या है, ये भूमिदान साधारण रूप से धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए गए थे। भूमिदान विभिन्न प्रकार के प्रस्तर या तामपत्रों पर उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र के रूप में दिए गए थे। यानी कहने का मतलब है जहाँ पर वो संभ्रांत वर्ग और भूमिदान का जो अर्थ है, संभ्रांत वर्ग का तो हमने बता दिया कि किसी समुदाय के छोटे गुट को कहते हैं जो अपनी संख्या से भी ज़्यादा धन व राजनीतिक शक्ति का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। तो ये संभ्रांत वर्ग और भूमिदान के अंतर्गत आ गया कि उसमें क्या है उनको संस्कृत, तेलुगु आदि भाषाओं में उत्कीर्ण कराया जाता था, यानी उनको बोलना सिखाया जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि का अग्रहार कहा जाता था। तो ये भूमिहीन दान करने के 2 जो मुख्य कारण हैं इस प्रकार से बताए गए हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए अब हमारा आ जाता है संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। देखिए संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार में क्या होता है, जैसे कि हमने संभ्रांत वर्ग आपको बता दिया कि संभ्रांत वर्ग क्या होता है, जो कि किसी गुट के जो अपनी संख्या से भी ज़्यादा क्या है धन कमाता हो, तो उसी को कहते हैं। शिल्पकार का कहने का मतलब है यानी जो मूर्तियाँ बनाता है, तो इसी को हम शिल्पकार कहते हैं। मूर्तियाँ बनाने, जो भी दीवारों पर लिखना हो, पेंट करना हो, जो भी सारी चीज़ें करनी हो, जो हमें मतलब मूर्तियाँ तैयार करनी हो, मूर्तियों को डिज़ाइन बनानी हो, तो इन्हीं सभी को क्या कहते हैं शिल्पकार कहते हैं। देखिए शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में, जो शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे, किलेबंद नगरों के अधिकांश स्थलों पर आज व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है। क्या है, जो किलेबंद नगरों में रहते थे, किलेबंद नगरों के अधिकांश स्थलों पर आज व्यापक रूप से क्या है खुदाई करना
संभव नहीं है। यानी व्यापक रूप से कोई चाहे कि खुदाई करना चाहे किलेबंद के नगरों पर, तो भैया खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही मजबूत है उस जगह का ज़मीन। दूसरा देखिए क्या है, इन नगरों में शिल्पकार, ब्रैकेट में देखिए, इन नगरों में शिल्पकार, व्यापारी लिपिल क्या है, व्यापारी लिपिक, बुनकर, लोहार धर्म क्या है, लोहार धर्म गुरु जैसे व्यवसायी तथा शासक वर्ग निवास करते थे। जो सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार में ये आता है, जैसा कि हमने पढ़ा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सम्भ्रांत वर्ग और भूमिदान, वही आपका आया था सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार। ये 2 पॉइंट थे जो कि इससे रिलेटेड थे, इसको भी हमने बता दिया। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है स्टूडेंट, देखिए समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नगर एवं व्यापार। क्या भैया, नगर एवं व्यापार। चैप्टर 2 जो है आपका हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को भी हम टार नहीं सकते कि भैया इसको कट कर देंगे, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। सारा इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उसी को हम लेकर आए हैं। तो देखिए, नगर एवं व्यापार हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझिएगा। देखिए, अब इसमें जो हमारा हेडिंग आ जाता है, नगरों का उद्भव। जो नगर हैं उस समय के, जैसा कि हमने राजा के बारे में पढ़ लिया, किसान यानी भूमिहीन के बारे में, कृषि के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा आ जाता है नगर के बारे में। तो यहाँ से सारी चीज़ें नगर के रिलेटेड रहेंगी। तो देखिए, नगरों का उद्भव में देखिए क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन नगरों में से अधिकतर महाजनपदों की राजधानी थी, जो नदियों तथा राजमार्गों के किनारे बसे थे। दक्षिणी भारत के अधिकांश नगर समुद्री क्या है, समुद्र तटों पर बसे थे। इनमें से अधिकांश नगर भी अस्तित्व में हैं, क्या है, अभी भी अस्तित्व में हैं। जो मौर्य काल के समय में नगर जो थे, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों का विकास हुआ, वो अधिकांश नगर अभी भी अस्तित्व में हैं। और यहाँ पर है दक्षिणी भारत के अधिकांश नगर में जो समुद्र के तटों पर जो बसे थे। तो ये नगरों का उद्भव हो गया। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि नगरों का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसी प्रकार से हुआ। 3 नंबर का शायद पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो 3 नंबर के बारे में इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में देखिए, हमारा जो इसका हेडिंग आ जाता है नगर एवं व्यापार का, दूसरा हेडिंग देखिए क्या है, व्यापार का उद्भव। अभी तक हमने नगरों का उद्भव पढ़ लिया, अब व्यापार में क्या था, नगर के व्यापार में देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही देश में उन्नत भू भाग एवं नदी मार्ग विकसित हो चुके थे। क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो देश के उन्नत भूभाग एवं नदी मार्ग विकसित हो चुके थे। पैदल मार्ग मध्य एशिया तक जाते थे, जबकि क्या है, पैदल जो मार्ग है मध्य एशिया तक जाते थे, जबकि समुद्र मार्ग अरब सागर से होकर उत्तरी अफ्रीका व पश्चिमी एशिया तक क्या है, विस्तृत था। ये आप समझिएगा कि व्यापार और उद्भव में जो क्या था, नदी मार्ग का जो देखिए, नदी मार्ग का विकसित हो चुका था। क्या होता, मध्य एशिया के बीच में होता था, और ये मार्ग विकसित हो चुका था। पैदल मार्ग मध्य एशिया तक माने जाते थे या एशिया तक जाते थे, जबकि समुद्र मार्ग अरब सागर से होकर उत्तरी अफ्रीका व पश्चिमी एशिया तक क्या था, विस्तृत था। ये सारी चीज़ें व्यापार के रूप में। उसके बाद में देखिए, जो हमारा तीसरा टॉपिक आ जाता है, प्राचीन कालीन देसी व विदेशी व्यापार। यानी देसी व्यापार किस प्रकार से था, विदेशी व्यापार क्या था, उसको भी समझिए। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन में और याद कर लीजिएगा। याद करेंगे तभी आप ही के लिए फ़ायदा होगा, आप ही बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंक लेंगे आएंगे। क्योंकि जो आपका हिस्ट्री है 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में आता है भैया, और 33 नंबर आपका मिनिमम पास वाला होता है। तो भैया आपको इतना टारगेट फिट करना है कि 90 या 95 तो कम से कम आए ही आए, ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में 90 या 95 लेकर आएंगे। मेहनत करेंगे तो बुलाएंगे, इस तरह से बोलने से कुछ नहीं होगा हमारे। देखिए, मेहनत करना पड़ेगा आपका भैया, तभी आपको सफलता मिलेगी। देखिए क्या है, प्राचीन कालीन देशी व विदेशी व्यापार में पहला हमारा देसी व्यापार क्या होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद में सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, स्थल मार्ग नहरों तथा नदियों के द्वारा होता है। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की ओर से सड़कों का निर्माण करवाया गया था। यानी कहने का मतलब है, जो देसी व्यापार में क्या होता है,
स्थल यानी पैदल वाला, नहरों तथा नदियों यानी नहर के थ्रू या नदियों के थ्रू, और व्यापार का प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की ओर से, यानी जो राज्य था कि भैया हमारा व्यापार सारे देशों में हो, तो उन देशों यानी जो भी जैसे हमारे यहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती थी, और जो भी देश हैं उनमें गन्ने की खेती नहीं होती, तो उन्हें चीनी की उपयोगिता है, तो चीनी की उपयोगिता के लिए भैया हमें बेचना भी पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या होगा, डेवलप होगा, हमारा कंट्री डेवलप होगा, हमारे पास धन आएगा। तो चीनी यानी गन्नों को जिस जगह पर ज़रूरत है, जिन जगहों पर डिमांड है, उसको पहचानना पड़ेगा। तो हमारे राज्य के थ्रू से क्या है, सड़कों का क्या है, निर्माण करवाया गया था। तो ये आपका देसी व्यापार के अंतर्गत आ जाता है। सेम उसी प्रकार से विदेशी व्यापार देखिए क्या आ जाता है। प्राचीन काल में विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। विदेशी व्यापार के लिए जल मार्ग का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था, यानी विदेश में जो व्यापार होते थे वो जल के थ्रू होते, यानी नाव के थ्रू किया जाता था, क्योंकि ट्रेन और जहाज़ के थ्रू जाएंगे तो काफ़ी लागत होगा, यानी पैसों का काफ़ी खर्चाव होगा, और जल जो होता है, जल से काफ़ी मतलब जल का खर्चाव जो होता है, यानी जल से जब हम नाव से जाते हैं तो खर्चा कम होता है। वहीं हम एरोप्लेन से या ट्रेन के द्वारा करें तो उससे जो लागत होगा काफ़ी लागत होगा। तो पानी का जो विदेशी व्यापार में पानी का जो क्या है, पानी वाला व्यापार काफ़ी सफल रहा। तो देखिए व्यापार के लिए जो जल मार्ग का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। बंदरगाहों में जहाज़ों आने जाने की पूरी व्यवस्था थी। क्या है, जो बंदरगाह थे जैसे मुंबई का बंदरगाह हो गया, वो जो भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग बंदरगाह थे, तो उन्हीं के थ्रू विदेशों का व्यापार आता जाता था, याद रखिएगा। तो ये विदेशी व्यापार आपका हो जाएगा। तो देसी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है, हमने बता दिया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, टॉपिक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट नहीं है, टॉपिक देखिए। सिक्के एवं अभिलेखों द्वारा इतिहास का अध्ययन। अभिलेख और अभिलेखों का तात्पर्य क्या होता है, जो भी जैसे दीवालों पर कुछ गुदा हो, दीवालों पर कुछ लिखा हो, कोई भी भाषा लिखा हो या कोई चीज़ हो, जो चित्र हो, तो ये सिक्के और अभिलेखों द्वारा इतिहास का अध्ययन होता है। देखिए सबसे पहले हम सिक्के देखेंगे, सिक्के क्या होता है, उसके बाद में अभिलेख देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में यदि आपका आ गया स्टूडेंट, सिक्के एवं अभिलेखों द्वारा इतिहास का अध्ययन कीजिए, तो भैया करना पड़ेगा, और ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको ये तैयार करना होगा, याद करना होगा। तो देखिए सिक्के क्या होता है, सबसे पहले इसको देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न राजवंशों के शासकों द्वारा चांदी और तांबे के आहत सिक्के ढाले गए, क्या है, आहत सिक्के ढाले गए तथा प्रयोग में लाए गए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं, क्या है, इस प्रकार से सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके इनको जारी करने वाले राजवंशों क्षेत्रों का क्या है, पता लगाया है। सिक्के क्या होता है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, क्या है, छठी शताब्दी क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजवंशों के शासकों द्वारा चांदी और तांबे के आहत सिक्के में क्या है, ढाले गए तथा प्रयोग में लाए गए। जैसे सिक्के अब जैसे पहले वहाँ पर जो राजवंशों के द्वारा होता था, अब वही सिक्का अब हमारे कंट्री में भी आ गया। आपको पता होगा 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का भी, तो उसी के जो चांदी और तांबे के आहत सिक्के क्या है, ढाले गए तथा प्रयोग में लाए गए। उन्हीं के द्वारा जो हमें सामान कोई भी लेने जाता है या कोई भी लागत वस्तु होती है, तो उन्हीं के द्वारा क्या होता है, क्या है, क्रय और विक्रय होता है। तो देखिए प्रयोग में लाए गए। उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले, जो मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके इनको जारी करने वाले राजवंशों का क्षेत्रों का क्या है, पता लगाया है, सिक्कों का पता लगाया है जो उनको जारी किया था। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है, मुद्रा शास्त्रियों ने इनकी तुलना रोमन एवं पार्थियन शासकों के सिक्कों से की, तो पता चला कि ये वजन एवं आकार में पार्थियन एवं रोमन सिक्कों के समान होता। तो जो ये सिक्के होते थे रोमन एवं पार्थियन शासकों के सिक्कों में से एक है। इनका जब वजन यानी जब इसको तौला गया, यानी इसको जब मापा गया या इसका वजन किया गया, तो आकार में पार्थियन एवं रोमन सिक्कों के क्या था, सामान थी। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए सिक्के और अभिलेखों के द्वारा बताया गया है। तो अभिलेख क्या होता है, इसको देखिए। अभिलेख के अंतर्गत उन लोगों की उपलब्धियाँ या क्रियाकलाप या विचार लिख रखना है, तो इनका निर्माण कराते हैं। ये अभिलेखों का विचार में लिखे जाते हैं, उनकी उपलब्धियाँ लिखी जाती हैं, तो ये अभिलेख के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में देखिए क्या हमारा आ गया है, देखिए
अभिलेखों के अध्ययन में समस्या, पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभिलेखों के अध्ययन में समस्या के बारे में बात हो रही है, तो इसको देखिए क्या है। पहला पॉइंट देखिए, अनेक अभिलेख हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए। क्या है, जो अनेक अभिलेख हैं हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए हैं, जिनको पढ़ना जिनको पढ़ना कठिन होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट होने की भी संभावना बनी रहती है। जो अभिलेख हो उनको नष्ट होने की भी संभावना काफ़ी बनी रहती है। दूसरे पॉइंट में अभिलेख में क्या आता है आपका, देखिए, हजारों की संख्या में प्राप्त हुए परंतु उन सभी के अर्थ नहीं निकाले। क्या है, जो अभिलेख हैं हजारों की संख्या में प्राप्त हुए परंतु उन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके, और अधिकांश अभिलेख सुरक्षित भी नहीं है। सामान्यतः अभिलेख में उन्हीं लोगों का विचार व्यक्त किए गए हैं जो कि क्या होता था पहले के ज़मानों में, जो उनकी समस्याएं होती थी। हजारों की संख्या में अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनकी जो अर्थ निकालने में यानी इसको समझने में, इसकी भाषाओं को समझने में अभी तक इसका सुरक्षित भी नहीं रही हैं और अभी तक इसका अर्थ नहीं निकाला जा सका है। तो ये अभिलेखों का अध्ययन है, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभिलेखों का अध्ययन है। अभिलेख क्या होता है और सिक्के क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं सिक्कों और पश्चिमी देशी विदेशी व्यापार का उद्भव, नगरों का उद्भव, संभ्रांत वर्ग और भूमिदान, कृषि उपज बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, देवीय राजा और प्रजा किस प्रकार से थी, दक्षिण के राजा और सरदार, राजधर्म के नवीन अवधारणा, मौर्यकालीन कला का स्थापत्य कला, अशोक के अभिलेख, अशोक का धर्म सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था और मौर्य साम्राज्य, उसके बाद में प्रारंभिक राज्य, शूला महाजनपद और मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने सारा कंप्लीट कर दिया है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। सारा चैप्टर हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर के, जो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर हेडिंग्स को सारी कंफर्म कर दिया, यानी सारी क्लियर कर दी पढ़ाकर आपको हमने। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस में आ गए तो सारी चीज़ें आप लिख लेंगे, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मेहनत बहुत लगी है, बस आप लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।